संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अध्यात्म के 4 स्तर भाग 4। हमारे अध्यात्म के 4 भाग हैं: आत्मा, मन, बुद्धि और शरीर। शरीर और बुद्धि शिक्षा में तथा आत्मा और मन धर्म के विषय बन गए। शिक्षा धर्म निरपेक्ष हो गई, तब व्यक्ति स्वधर्म की पहचान कहाँ सीखेगा। शिक्षा के मूल धरातल आधिदैविक, आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक तो खो ही गए। व्यक्तित्व विकास पीछे छूट गया, योगक्षेम की परिभाषा ही बदल गई। ज्ञान छूट गया, विज्ञान रह गया। ब्रह्म छूट गया, माया रह गई। सम छूट गया, कृति रह गई, यानी संस्कृति खंड खंड हो गई। 20 साल तक किया गया श्रम और लगाया गया धन जीवन संघर्ष में व्यक्ति के काम नहीं आएगा। नीति शास्त्र में भी मन की 2 दिशाएं कही हैं, एक विद्या, दूसरी अविद्या। एक ओर तो विद्या से विवाद बढ़ता है तो दूसरी ओर ज्ञान। एक ओर धन से मद बढ़ता है तो दूसरी ओर दान। एक ओर शक्ति से परपीड़न में सुख माना जाता है, दूसरी ओर रक्षण में। अतः महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा, ज्ञान, वेद शास्त्र आदि को भी योग माना गया है। आज की शिक्षा का उपयोग किया जाता है। विद्या के महत्व पर कभी चर्चा नहीं होती थी। वेद के सभी 6 अंग बिना कारण जाने पढ़े जाते थे। आज शिक्षा जीवन को जीने योग्य नहीं बना सकती। वह ब्रह्म का पर्याय नहीं है। उसमें रस, माधुर्य, संस्कार देने की क्षमता अथवा अच्छा इंसान बनाने की ताकत नहीं है। डिग्री या नौकरी के आगे कुछ नहीं है। सभ्यता और संस्कृति तक नहीं। शिक्षित अधिक दुखी दिखाई जान पड़ते हैं। जीवन की रसमयता ही विद्या का योग है। यही परा विद्या कही जाती है। यही संस्कृति का मूल तथा व्यक्तित्व एवं देश की पहचान बनती है। किसी भी फसल में खाद पानी का तो उपयोग होता है, किंतु हवा और धूप का योग ही होता है। मानव के आध्यात्मिक और आधिभौतिक स्वरूप से संबंध रखने वाले अंतः और बाह्य आचार ही क्रमशः मानव की संस्कृति तथा सभ्यता माने गए हैं। संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति शब्द के सम से कृति मुख्य विभाग हैं। समकृति दोनों प्रमुख हैं। यही संस्कृति कहलाता है। इसका अर्थ है एकीकृत भाव। एक ही भाव ही सदा नाना भाव की अपेक्षा रखता है। नाना भाव भी एक ही भाव की अपेक्षा रखता है। सम एक भाव है, कृति नाना भाव है। कार्य का ही नाम कृति है। सम की कृति ही संस्कृति है। एक की अनेकता ही संस्कृति है। ज्ञान और एकत्व पर्याय माने हैं। अनेकत्व का घोतक विज्ञान है। अनेकता में एकता ज्ञान का विषय है। एक से अनेक कैसे होते हैं, यह विज्ञान का विषय है। ज्ञान परा विद्या है, विज्ञान अपरा विद्या है। इन दोनों का स्वरूप ही संस्कृति कहलाता है। भारतीय मूल साहित्य आगम, निगम, पुराण, स्मृति आदि ज्ञान विज्ञान रूप आत्मविद्याएं ही संस्कृति है। साहित्य ही संस्कृति का एकमात्र प्राणवान प्रतीक माना गया है। साहित्य का संबंध एकांत मूलक तत्व से है, दर्शन से नहीं। ज्ञान और विज्ञान को ही ज्ञातव्य विषय माना है। आत्मविद्या और विश्वविद्या कहा है। गीता में कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम ते अहम से विज्ञानमिदं वक्ष्याम शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूतो अन्यज ज्ञातव्यमवशिष्यते। अर्थात मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मानव को इस सांस्कृतिक अभिधा का एकमात्र अधिकारी माना गया है। पुरुषो वे प्रजापतेर निर्दिष्टम एवं न ही मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित शास्त्र वाक्य प्रमाण है। मानवेतर विश्व पदार्थ प्राकृत है, प्रकृति से संचालित होते हुए परतंत्र है। मानव अव्यय पुरुष के आधार के कारण अप्राकृत है। स्वतंत्र पुरुषार्थ साधन में समर्थ है। पुरुषार्थ स्वरूपों की व्याख्या ही संस्कृति है, साहित्य है। सांस्कृतिक इतिहास अथवा वैदिक साहित्य है। ईश्वर अव्यय की पूर्ण कृति होने से मानव ही संस्कृति है। अतः मानव का इतिहास आगम, निगम, पुराण ही साहित्य कहलाया। इसी साहित्य के गर्भ में मानव का स्वयं स्वरूप केंद्रित है। अपने स्वरूप ज्ञान के लिए इसी साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। इसी अध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं। इसी को सांस्कृतिक आयोजन कहते हैं। परिभाषा के रूप में ब्रह्म की समरूप आंशिक कृति है तथा पूर्ण कृति संस्कृति है। विश्वेश्वर की समष्टि रूप
विश्व संस्कृति के अव्यक्त सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी 4 अवयव माने गए हैं। मानव ही विश्व में ऐसा संस्थान है जिसमें इन चारों कृतियों का समन्वय हो रहा है। यही मानव की सांस्कृतिकता का मूल बीज है। विश्व का अव्यक्त भाग मानव में भूतात्मा है, सूर्य भाग बुद्धि, चंद्र भाग मन तथा पृथ्वी भाग शरीर है। इनका आधार 5वां ईश्वर अव्यय आत्मा ही इन चारों को समभाव में रखकर मानव को संस्कृति का रूप प्रदान करता है। मानव का अध्यात्म प्रकृति भाव है, जीव अव्यय पुरुष रूप आत्मा है। यही पांचों मिलकर ईश्वर जीव मानव का सांस्कृतिक स्वरूप है, पुरुष संस्कृति का इतिहास है। जब कृतियां अध्यात्म अव्यय से जुड़ती हैं तब सम हो जाती हैं, अन्यथा प्रकृति रूप कृति ही रहती है। इसी प्रकृति पुरुष विवेक को लक्ष्य बनाकर सापेक्ष संस्कृति सभ्यता का लौकिक रूप समझना होगा। सभ्यता का पूर्व रूप लोक संस्कृति तथा उत्तर रूप लोक सभ्यता है। पुरुष प्रकृति भेद से पुरुष मानव प्रकृति मानव रूप 2 भेद स्वयं मानव के हो जाते हैं। अव्यय पुरुष प्रधान वह मानव ही पुरुष मानव है। ब्रह्मविद ब्रह्मयी भवति के अनुसार जो निर्गुण ब्रह्म ही सगुण प्रतिमान है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम मैधस है। उसकी प्रतिमा तो स्वयं वही है। प्रकृति प्रधान वही मानव प्रकृति मानव है। पुरुष मानव की संस्कृति आत्म संस्कृति है, तटस्थ रूप से चिंतन का विषय है। प्रकृति मानव की संस्कृति विश्व संस्कृति है, जो चारों प्राकृतिक पर्वों के समन्वय से 4 संस्थानों में व्यक्त होती है। भूतात्मा प्रकृति का पहला पर्व है। इसका लोक संस्कृति प्रतीक धर्म अनुशीलन धर्म है। सौर बुद्धि का आचरण धर्म है। तीसरा चांद्र मन का अनुसरण धर्म कहा गया है। शरीर का अनुकरण धर्म है। चारों धर्म साधन मात्र हैं। प्रकृति अर्थ मात्र है, स्वतंत्र पुरुषार्थ नहीं है। अव्येश्वर की प्राप्ति ही तो पुरुषार्थ है। अतः विश्व में विशिष्ट व्यक्तित्व ही प्रधान है। इसके एकत्व से ही समाज राष्ट्र के संभाव बनते हैं। शारीरिक सौंदर्य, मानसिक वैशिष्ट्य, बौद्धिक वाक शक्ति को व्यक्तित्व नहीं कहते। इन तीनों को मर्यादा में रखने वाले आत्म स्वरूप की अभिव्यक्ति ही व्यक्तित्व है। इसी को मानवता कहते हैं। मानवता का उदय उन संस्कारों से हुआ करता है जिनकी आचार पद्धति में प्रजापति के विद्या कर्म संस्कार सम्मिलित हों। वेदों से संस्कारित सुसंस्कृत भूतात्मा तथा उसकी अव्यय आत्मा की अभिव्यक्ति ही भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व है। आज की आवश्यकता है अध्यात्मवाद को पुनः जीवित करना। ज्ञान की गहनता का अनुभव किया जाए, कराया जाए। आज की समस्याओं का समाधान भी पुरातन साहित्य और स्वाध्याय से करने का उपक्रम किया जाए। नया समाज विज्ञान एवं ज्ञान का समन्वित स्वरूप में तैयार हो। योग के नए स्वरूप भी खोजने चाहिए। महर्षि अरविंद ने कहा था, व्यक्ति का स्वामी न तो समाज है न ही राज्य, स्वामी वही दिव्य आत्मा है जो सब में है। जीवन उसी की अभिव्यक्ति है। वेद संस्कृति में हमें उस प्रज्ञा का दर्शन होता है जो कठिन समय में हमारी मदद करती है। हर व्यक्ति अपने आप में एक भवन है जिसकी उम्र प्रकृति ने 100 साल की तय कर रखी है। 100 साल की जीवन यात्रा तभी सुखद हो सकती है जब इस भवन की नींव मजबूत हो। दीवारें, छत, कांच, खिड़कियां आदि उतने महत्वपूर्ण नहीं हो सकते, वे तो समय के साथ बदले जा सकते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि बच्चों को सुखी जीवन के रहस्य जितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से समझाए जा सकें सिखा देने चाहिए, वरना तो नींव कमजोर रह जाएगी। हर बच्चा सुखी होगा तो समाज और देश स्वतः ही सुखी और समृद्धिशाली हो जाएगा। सुख की परिभाषा को पहले अच्छी तरह समझ लेना भी जरूरी है। हर व्यक्ति स्वयं की अलग अलग परिभाषा होती है। ज्यादातर लोग धन और साधनों को ही सुख मानते हैं। सुख शरीर का विषय नहीं है। सुख और दुख का आभास तो हृदय में होता है, मन में होता है। अतः सबसे पहले मन को समझने की और इसका सही उपयोग करने की शिक्षा होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के टॉलस्टॉय फार्म पर बच्चों में चरित्र निर्माण के लिए कुछ प्रयोग किए थे। उन्होंने हृदय की संस्कृति की शिक्षा को ही चरित्र निर्माण का मूल सूत्र बताया था। उनका कहना था कि गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषयों की शिक्षा गौण है।
यदि हृदय की संस्कृति की शिक्षा का इसमें समावेश नहीं किया जाए। उनका यह भी मत था कि माता पिता और गुरु ही बच्चों को आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा सहज रूप से दे सकते हैं। अध्यापक का स्वयं का आचरण एवं व्यवहार ही हृदय की संस्कृति का शाश्वत पाठ है।